देखिए, सबसे पहले हमें वू डाओजी के बारे में समझना होगा कि वू डाओजी कौन थे, वू डाओजी कहाँ से थे या फिर उनके बारे में जो कहानी है वो क्या है। तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे, जो चैप्टर इस क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है कि वू डाओजी वॉज एन अनडिस्प्यूटेड ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द टैंग डायनेस्टी। तो वू डाओजी निर्विवाद, अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है जिस पे कोई डाउट ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो। वो एक बहुत ही महान आर्टिस्ट थे टैंग डायनेस्टी के, जो कि 618 एडी टू 907 एडी तक ये डायनेस्टी बिलोंग की रही। अब इसी ड्यूरेशन में 680 टू 740 के बीच जो है, यानी कि 680 ईस्वी से लेकर 740 ईस्वी के बीच एक आर्टिस्ट हुए जिनका नाम था वू डाओजी। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल चाइनीज़ आर्टिस्ट। तो जितने भी चाइनीज़ आर्टिस्ट रहे उनमें जो भी महान रहे उनमें से एक रहे वू डाओजी। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज अनरिस्ट्रेन स्टाइल एंड सुपर्ब स्किल। और उन्हें अगर सबसे ज़्यादा जाना गया तो उनके अनरिस्ट्रेन स्टाइल। अनरिस्ट्रेन का मतलब, देखो रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रण, अनरिस्ट्रेन जिस पे नियंत्रण ना हो। तो उनकी जो स्टाइल थी, जो पेंटिंग्स करते थे, वो अनियंत्रित थी, मतलब बिल्कुल खुल के, और अपनी फीलिंग जो थी वो बिल्कुल बाहर निकाल देते थे इस तरह से, और बहुत ही सुपर्ब स्किल के साथ। ही पेंटेड मोर देन 300 स्टनिंग म्यूरल्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो अपनी लाइफ टाइम के दौरान उन्होंने 300 से ज़्यादा स्टनिंग, आश्चर्य कर देने वाली जो म्यूरल्स थी वो पेंट करी। नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं है, ही हैज़ बीन रेवर एज अ सेज ऑफ आर्ट इन चाइना इन द पास्ट 1400 ईयर्स। और इसमें आपको कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पिछले 1400 सालों में उनको रेवर किया गया है, मतलब सम्मान के तौर पे देखा गया है या फिर उनको माना गया है आर्ट, सेज ऑफ आर्ट के तौर पे। तो चाइना की हिस्ट्री में बहुत ही महान पेंटर, बहुत ही महान आर्टिस्ट रहे ये। और एक बार क्या हुआ कि जिस कोर्ट में ये रहते थे वहाँ के जो एम्परर थे जुएन जोंग, वन डे सिटिंग इन द कोर्ट, एम्परर जुएन जोंग सडनली थॉट ऑफ द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ द जेलिंग रिवर इन टूडेज सेचुआन प्रोविंस इन साउथ वेस्ट चाइना। तो जो आज के समय में सेचुआन प्रोविंस है साउथ वेस्ट चाइना में, वहीं पे एक जेलिंग रिवर था, उसके बारे में सोचा एम्परर जुएनजोंग ने। जिस कोर्ट में रहते थे वहाँ के एम्परर थे जुएनजोंग। सो ही ऑर्डर्ड वू, इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया वू को टू विजिट द प्लेस, कि आप उस जगह पे जाइए बाय हिमसेल्फ, खुद से। एंड आफ्टर रिटर्निंग टू द कैपिटल, और कैपिटल में वापस आने के बाद, टू पेंट करने के लिए द लैंडस्केप ऑन अ वॉल इन वन ऑफ द इम्पेरियल हॉल्स, सो दैट द एम्परर कुड सी द सीन वेन एवर ही वॉन्टेड। तो आप वापस आके और वो जो सीन आप देखोगे वही लैंडस्केप बोला जाएगा। एक आपको माउंटेन दिख रहा है, आपको नदी बहती हुई दिख रही है, लोग चल रहे हैं या फिर सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो जो एक सीनरी बनेगा उसी को आप लैंडस्केप बोलोगे। आप वो आइए और मेरे जो इम्पीरियल हॉल्स हैं, यानी कि जो शाही दीवारें हैं, उन पे आप उसको स्केच कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, और ताकि मैं उसे देख सकूं जब कभी मैं चाहूँ। वो स्पेंट वीक्स टूरिंग अलॉन्ग द रिवर एंड केम बैक एम्प्टी हैंडेड। अब वू ने क्या किया, वो वहाँ पे गए थे कि उस लैंडस्केप के स्केच को ड्रॉ करेंगे, और उन्होंने वहाँ पे हफ्तों बिता दिया उस रिवर के अलॉन्ग चलने में। और जब वो वापस लौटे तो वो एम्प्टी हैंडेड थे, उन्होंने कुछ लेकर नहीं आया। द एम्परर आस्क वू टू शो हिम द स्केचेस। अब एम्परर ने वू से कहा कि आप मुझे वो स्केचेस दिखाइए जो मैंने आपसे कहे थे ड्रॉ करने के लिए। बट वू सेड दे वर ऑल इन हिज हर्ट। लेकिन वू ने क्या रिप्लाई दिया कि वो जो भी आपने लैंडस्केप ड्रॉ करने के लिए कहा था किंग, जो आपने कहा था कि आप वो सीनरी बना कर ले आओ, वो सब मेरे हर्ट में है, वो मेरे हर्ट में, यानी कि मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, और वो मैं उसे अब ड्रॉ कर दूंगा। वो यूज ओनली वन डे टू पेंट द लैंडस्केप ऑन द वॉल डिपिक्टिंग द 300 किलोमीटर लॉन्ग सीनरी अलॉन्ग द रिवर। तो वो ने केवल एक दिन का ही यूज किया टू पेंट करने में उस लैंडस्केप को, कहाँ पे, ऑन द वॉल, डिपिक्टिंग यानी कि उसको चित्रित करते हुए, द 300 किलोमीटर, क्या चीज़ को डिपिक्ट करते हुए, वो जो 300 किलोमीटर लॉन्ग सीनरी थी अलॉन्ग द रिवर, उसको डिपिक्ट करने में उन्होंने केवल एक दिन लिया, और पूरा वो लैंडस्केप, वो जो पूरी सीनरी थी, उसको दीवार पे उतार दिया। When it was finished, और जब ये समाप्त हो गया, the emperor was awe by the brilliant painting। जो emperor था वो awe था, बिल्कुल impressed था, एकदम सरप्राइज था उस brilliant paintings से। Wu said that when he was touring along the river, he did not try to remember the details of a mountain or river। Wu ने बताया कि जब वो रिवर के लॉन्ग टूर कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने ये प्रयास किया ही नहीं कि वो माउंटेन या रिवर के डिटेल्स को रिमेंबर करें, याद करें कि मुझे क्या बनाना है। इंस्टीड, बजाय इसके, ही ट्राइड वेरी हार्ड टू फील द सेंसेशन ऑफ द ब्यूटीफुल सीन्स देयर। बजाय उसको उन्होंने क्या प्रयास किया कि वो जो फीलिंग है वहाँ पे, जो भी आप फील कर रहे हो उस टाइम पे, उसको अपने अंदर ले आने के लिए। और
यही इस कहानी में बेस बनता है इस आज के चैप्टर का। तो उन्होंने क्या किया कि केवल फील किया कि किसी तरह से वो जो वहाँ पे चल रहा है, जो उस समय माहौल है, उसको फील करें और उसे ले जाके मैं वहाँ पे एम्परर के यहाँ उतार दूंगा। यही वू डाओजी ने वहाँ पे सोचा था। अब वू की जो डेथ है उसके बारे में एक मिथ है। वूज डेथ वॉज अ मिथ। वन स्टोरी सेज दैट आफ्टर पेंटिंग अ म्यूरल अबाउट अ नेचुरल सीन इन द पैलेस, वन डे वू ड्रू अ डोर ऑन द म्यूरल इन द साइड ऑफ अ हिल। तो एक स्टोरी ये भी बताती है कि एक पेंटिंग जो थी उसको करने के बाद, एक म्यूरल को पेंट करने के बाद, और वो किसके बारे में था, एक नेचुरल सीन के बारे में था उस पैलेस में। वन डे वू ने एक दरवाज़ा ड्रॉ किया। वू ड्रू अ डोर ऑन द म्यूरल, उसी म्यूरल पे, इन द साइड ऑफ अ हिल, एक हिल के साइड में। देन ही क्लैप हिज हैंड्स, उसके बाद उन्होंने अपने हाथों को बजाया, एंड द डोर ओपन, और वो दरवाज़ा खुल गया। आफ्टर एंटरिंग, एंटर करने के बाद, वू इन्वाइटेड द एम्परर टू फॉलो, वू ने इन्वाइट किया एम्परर को कि वो उनको फॉलो करें। बट द डोर सडनली शट, लेकिन दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। ही डिसअपीयर इनसाइड हिज ओन पेंटिंग, और वो अपनी खुद की पेंटिंग के अंदर ही गायब हो गए, डिसअपीयर हो गए। एंड वॉज नेवर सीन अगेन, और उनको फिर कभी नहीं देखा गया। तो ये जो कहानी है उनके डेथ के बारे में, ये आपको भी थोड़ा सा सरप्राइज़ कर रही होगी, क्योंकि ये एक मिथ है। मतलब कई लोग बोलते हैं ऐसा है, बट पता नहीं है एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। तो ये वू डाओजी की एक छोटी सी कहानी थी जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी था। और अब आज की क्लास का वो चैप्टर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नतालिया ट्रूव्रॉय। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ व्यू के बारे में और यूरोपियन व्यू के बारे में, कि कैसे चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट जो है वो डिफर करता है यूरोपियन व्यू से। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में समझेंगे। देखिए, आप ये सीन दिख रहा होगा, जो यूरोपियन व्यू है वो देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, जो चाइनीज़ व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब ये क्या डिफरेंस है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये है हमारी ऑथर नतालिया ट्रूव्रॉय। सी इज़ एन आर्ट हिस्टोरियन। शी वॉज born on February 2nd of the year 1975. She is the wife of a Belgian ambassador in India, and she has traveled different parts of world with his husband. तो ये थोड़ी सी जानकारी नतालिया ट्रूव्रॉय के बारे में। और अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नतालिया ट्रूव्रॉय, इसे कवर करने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाओजी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। तो जो कहानी हमने स्टार्टिंग में करी थी वू डाओजी की, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, अब वही कहानी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के, और उसी कहानी की हेल्प से आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। तो एक बहुत ही शानदार कहानी कही जाती है पेंटर वू डाओजी के बारे में। कौन पेंटर वू डाओजी? जो 8वीं शताब्दी में थे। जो उनकी आखिरी पेंटिंग थी, हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप। वो एक लैंडस्केप था, एक सीनरी था, एक व्यू था, कमीशन जिसको ऑर्डर किया गया था बाय द टैंग एम्परर जुएनजोंग के द्वारा। क्यों किया गया था? टू डेकोरेट, सजाने के लिए, अ पैलेस वॉल, एक महल की दीवार को। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, और उस मास्टर ने क्या किया था? अपने उस वर्क को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया था। सो वनली, ताकि केवल द एम्परर वुड सी इट, कि केवल जो एम्परर है वही उसको देख पाए। फॉर अ लॉन्ग वाइल, एक लंबे समय तक के लिए, द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन। वो एम्परर जो थे उन्होंने उस वंडरफुल सीन को खूब एडमायर किया, खूब उसकी प्रशंसा की। और क्या क्या उसमें थी? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जो उसमें चीज़ें दिख रही थी उस लैंडस्केप में, उस सीनरी में। हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, इमेंस मतलब बहुत ह्यूज स्काई में। मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, तो चिड़ियाएँ जो थी वो उड़ रही थी, वो सब कुछ उसमें दिखता था। अब एक दिन क्या हुआ कि उस पेंटर ने कहा, लुक सर, देखिए सर, सेट द पेंटर। पेंटर ने कहा, इन दिस केव, इस केव में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ये जो माउंटेन आपको दिख रहा है, इसके फुट में, ड्वेल्स अ स्पिरिट, एक स्पिरिट निवास करती है। ड्वेल का मतलब निवास करना, एक आत्मा रहती है। तो उस पेंटर ने कहा, देखिए सर, ये जो सीनरी में आपको ये गुफा दिख रही है ना, इसके इन दिस केव, इस गुफा में, जो कि माउंटेन के फुट में है, एक स्पिरिट जो है वो ड्वेल करती है, निवास करती है। द पेंटर क्लैप हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथों को क्लैप किया। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपेन,
और जो एंट्रेंस था उस केव का प्रवेश द्वार था वो खुल गया। अंदर का नज़ारा स्प्लेंडेड है, शानदार है, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। जो भी आपके शब्द बोल सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, लेट मी शो द वे योर मेजेस्टी महाराज। तो ये पेंटर ने कहा कि जो अंदर का दृश्य है, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और उससे कहीं ज़्यादा जितने आपके शब्द बयां कर सकते हैं, कृपया मुझे रास्ता दिखाने दीजिए महाराज, योर मेजेस्टी द वे। द पेंटर एंटर्ड द केव, और जो पेंटर था वो केव में प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जो एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था, वो उसके पीछे बंद हो गया। द पेंटिंग सॉरी एंड बिफोर द एस्टॉनिश एम्परर कुड मूव अटर अ वर्ड, और इससे पहले कि वो जो एस्टॉनिश एम्परर था वो कुछ बोलता, अटर मतलब कहना, या फिर मूव करता, द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी उस वॉल से वैनिश हो गई, गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, मतलब वू डाउजी के ब्रश का एक निशान भी नहीं बचा था वहाँ पे। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उस आर्टिस्ट को इस वर्ल्ड में फिर कभी नहीं देखा गया। तो ये कहानी इंट्रोडक्शन रहा। अब यहाँ पे एक जो एडजेक्टिव है एस्टॉनिश, इसको समझिएगा। एस्टॉनिश का मतलब होता है किसी को सरप्राइज करना, टू सरप्राइज समबडी, एस्टॉनिश वर्ब हो गया। अब उस वर्ब से आप दो तरह के एडजेक्टिव बना सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म से और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से आप बनाओगे तो बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाओगे तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्योंकि अगर वो एम्परर जो है एस्टॉनिश हो गया तो दैट इज कॉल्ड एस्टॉनिश्ड एम्परर। एम्परर आपका नाउन, और कैसा एम्परर, आश्चर्यचकित, तो ये एडजेक्टिव, इसको बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अगर बोलना होता कि ये जो कोई दृश्य है वो बहुत लोगों को एस्टॉनिश कर रहा है, अब वो दृश्य एस्टॉनिश कर रहा है, वो खुद एस्टॉनिश नहीं हो रहा है, दूसरों को कर रहा है, तो फिर वहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, एस्टॉनिशिंग सीनरी या सीन, कुछ भी। ठीक है, आगे देखो। सच स्टोरीज, और इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, प्लेड, उसने प्ले किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। चाइना के जो क्लासिकल यानी कि ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल जो आप कह सकते हो, जो एंशिएंट या प्राचीन कह सकते हो, उस एजुकेशन में इस तरह की कहानियों ने। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशस एंड जुहांगजी आर फुल ऑफ देम, जो किताबें हैं कॉन्फ्यूशस और जुहांगजी की, वो इन सब किस्सों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल, और वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं मास्टर को अपने डिसाइपल को गाइड करने में। इस तरह की कहानियाँ जो ये फॉकटेल्स हैं या जो भी हैं, ये अपने मास्टर को हेल्प करती हैं। हेल्प की, दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन, ताकि वो अपने डिसाइपल को, अपने पीपल को, अपने शिष्य को सही डायरेक्शन में ले जा पाए। बियॉन्ड द एनेक्डोट, हियर इज अ वर्ड एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी, अ शॉर्ट स्टोरी, स्पेशली जो है ना वो रियल बेस्ड होती है कहानी, किसी पर्सनल इवेंट पे या किसी व्यक्ति को लेकर। तो बियॉन्ड द एनेक्डोट, खास तौर पे जो आप कह सकते हो कि एक फैक्ट हो, तो इस एनेक्डोट से परे, बियॉन्ड द एनेक्डोट मतलब ये एक शॉर्ट स्टोरी तो है ही, तो इस छोटी कहानी से भी आगे जाकर दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, ये बहुत ही गहरे तरीके से रिवील करती हैं जो कहानियाँ हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक छोटी कहानियाँ हैं, ये केवल एनेक्डोट नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा ये रिवील करती हैं। रिवील करने का मतलब होता है उजागर करना, कंसील करने का मतलब होता है छिपाना। ऑफ द स्पिरिट, उस फीलिंग के बारे में, स्पिरिट का मतलब है यहाँ पे इस फीलिंग के बारे में, उस फीलिंग के बारे में, इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड, जिसमें उस आर्ट को क्या किया गया, कंसीडर्ड किया गया था। तो ये उस फीलिंग के बारे में भी बताती हैं जिस तरीके से इस आर्ट को सोचा गया था। ये दिखाती है कि ये जो चाइनीज़ पेंटिंग्स हैं, उसके जो पेंटर थे, उनकी जो इमेजिनेशन पावर थी वो कितनी स्ट्रांग थी कि वो इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर देते थे। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी को आप कंट्रास्ट कीजिए, कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, किससे, उससे पहले एक और बात बोली गई है डैश करके, और या फिर एक और कहानी है उसको भी ले लीजिए। ऐसा नहीं कि केवल यही कहानी जो अभी बताई गई वुड हाउसी की, एक और कहानी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जो राइटर है वो हमारी, वो यहाँ पे बता रही हैं हमको, एक और कहानी बोल रही हैं, कह रही हैं अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, एक पेंटर के बारे में। कौन सा पेंटर,
हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जिसने एक ड्रैगन के आई को ड्रॉ नहीं किया, ही हैड पेंटेड, कौन सा ड्रैगन, जो उसने पेंट किया था। तो एक पेंटर ने एक ड्रैगन पेंट किया था और उसकी आंखें उसने पेंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? फॉर फियर, इस डर से, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि वो पेंटिंग से बाहर निकल आएगा। तो ये कहानी जो वू डाउजी की अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, ऊपर जो भी कहानी पढ़ी वो, या फिर एक और फेमस कहानी जो यहाँ पे बताई गई है उस पेंटर के बारे में जिसने ड्रैगन की आंखों को ड्रॉ नहीं किया इस डर से कि वो ड्रैगन की अगर आंखें बना देगा तो वो पेंटिंग से बाहर चला आएगा। इनकी आप तुलना कीजिए विथ, तो अगर आप देखो ये जो डैश देके डैश यहाँ पे ख़त्म किया गया है, ये बीच में जोड़ा गया है। अगर आपको जोड़ना है ना सीधे यहाँ से कि कंट्रास्ट दिस स्टोरी, कहाँ से जाके जुड़ेगा, तो कंट्रास्ट दिस स्टोरी विथ एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी के साथ। और ये बीच में एक्स्ट्रा बात बताइए कि वो कहानी तो थी, साथ में एक और कहानी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ड्रैगन वाली, इसको भी जोड़ लीजिए। तो इन दोनों कहानी को आप कंपेयर कीजिए किसके साथ? कंट्रास्ट दिस स्टोरी विथ एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी के साथ, फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। फ्लैंडर क्या है? देखिए यूरोप में एक कंट्री है बेल्जियम, उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। तो जो बेल्जियम है उसी का एक पार्ट था पहले फ्लैंडर्स। नेटिव मतलब मेरा ओरिजिन प्लेस, जहाँ से मैं हूँ। तो ये राइटर बता रही हैं, नतालिया ट्रोव्रॉय बता रही हैं कि इस कहानी को आप कंपेयर कर दीजिए एक पुरानी कहानी से विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, जिसको मैं पाती हूँ दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करने वाला ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग को। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर कर दीजिए। अब क्या बता रही हैं? इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में, इन 15th सेंचुरी एंटवर्प में, एंटवर्प आपको दिख जाएगा इस समय बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में ही एक जगह है एंटवर्प, वहाँ पे एक मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक मास्टर लोहार था, कॉल्ड क्विंटन मैट्सियस, फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर। वो क्या हो गया कि एक पेंटर की डॉटर से प्यार करने लगा। फेल इन लव मतलब प्यार में पड़ना। तो 15वीं शताब्दी एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था मैट्सियस। वो पेंटर की डॉटर से प्यार करने लगा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और वो जो फादर थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एक सन इन लॉ को इस तरह के प्रोफेशन में, सच अ प्रोफेशन। सो इसलिए क्विंटन स्नीक इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, क्विंटन जो है वो चुपके से पेंटर के स्टूडियो में चला गया। स्नीक इनटू का मतलब हो गया चुपके से जाना। जैसे मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और कोई चुपके से क्लास में आकर बैठ जाए, तो आप इसको बोलोगे कि बहुत ही क्लैंडस्टीन वे में वो चला आया या सररेप्टिशियस वे में चला आया। तो सर्च कीजिएगा दोनों वर्ड, सररेप्टिशियस और क्लैंडस्टीन, बहुत अच्छा वर्ड है। इसी के कंपेयर मतलब इसी के बराबर का वर्ड है स्नीक इनटू, चुपके से चले आना। तो क्विंटन क्या किया कि उसने जो है चुपके से पेंटर के स्टूडियो में जो है वो चला गया एंड पेंटेड अ फ्लाई, और उसने एक मक्खी बना दी, फ्लाई बना दी। कहाँ पे? ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके लेटेस्ट पैनल पे जिस पे वो काम कर रहा था, कोई फ्रेम था उस पे वो काम कर रहा था, उस पे उसने एक मक्खी बना दी, फ्लाई बना दी, विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक। एक और दूसरा मतलब होता है डेलिकेट का, बहुत ही स्किलफुल और केयरफुल तरीके से। और रियलिज्म का मतलब होता है एकदम वास्तविकता। तो इतनी केयरफुल और वास्तविकता के साथ उसने एक फ्लाई बनाई डैट कि द मास्टर ट्राई टू स्वॉट इट अवे, कि मास्टर जो वो पेंटर था, जो वो लड़की का पिता था, जब उसने उसको देखा तो उसको मारने की कोशिश की। उसको स्वॉट का मतलब होता है जब आप मक्खी को कोई पेपर से मारते हो या फिर हाथ से भगाते हो, दैट इज कॉल्ड स्वॉट करना। तो उसको मारकर भगाने की कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज, इससे पहले कि वो रियलाइज करता व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हो चुका था, उसे एहसास हो गया कि ये तो मतलब एक पेंटिंग है, ये सच में है ही नहीं। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। अब यहाँ पे पैसिव वॉज है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। क्विंटन को तुरंत, इमीडिएट एडजेक्टिव होता है, एलवाई लगाओगे तो एडवर्ब बन जाएगा। एडमिट करना वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब होगा। क्विंटन को तुरंत एडमिट कर लिया गया अप्रेंटिस के तौर पे, लर्नर के तौर पे उसके स्टूडियो में। अब उसने क्या किया? ही मैरिड हिज बिलव्ड, तो उसकी बच्ची से उसने शादी कर लिया, उसकी लड़की से। एंड वेंट ऑन, और चला गया टू बिकम, होने के लिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। अपनी उम्र में जो बहुत फेमस पेंटर्स थे उनमें से एक महान पेंटर बन गया क्विंटन। दीज टू स्टोरीज, और ये जो दो कहानियाँ बताई गई अभी, एक ये जो पेंटिंग वाली है, ये मास्टर पेंटिंग वाली, और इससे पहले वो वू डाउजी वाली और ड्रैगन वाली, तो ये जो दो कहानियाँ हैं ये इलस्ट्रेट करती हैं, बताती हैं
वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि ये जो आर्ट है उसका जो प्रत्येक आर्ट का जो फॉर्म है, वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग, वो प्रयास कर रहा है टू अचीव, प्राप्त करने का। इससे आपको आइडिया लग गया होगा और यहीं पे आप पूरे चैप्टर को समझ जाओगे कि ये पूरा जो चैप्टर है वो किस बारे में है। चाइनीज़ पेंटिंग जो बनती है उसमें बहुत मतलब जो है ना स्पेस होता है देखने का, आप हर नज़रिए से देख सकते हो, आप अपने डिफरेंट एंगल से उस पेंटिंग को समझ सकते हो, उसमें अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करके डिफरेंट प्लेसेस पे जा सकते हो। जो वेस्टर्न पेंटिंग है वो एकदम हूबहू कॉपी होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं इतना मतलब वो आपके अंदर भ्रम पैदा कर देंगी कि लगेगा बिल्कुल वास्तविक तौर पे वो उतर गई है वहाँ पे। ठीक है, तो यही डिफरेंस बताया गया इस पूरे चैप्टर में कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी होती है, कोई भी जाता है वो अपने तरीके से देखता है उसकी पेंटिंग को, लेकिन जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है उसमें आपको जिसने भी वो पेंटिंग करी है उसी की नज़र से देखना होगा, या फिर वो ऐसा सेट कर देगा कि आप उसकी नज़र से ही उस पेंटिंग को देखोगे। तो ये जो दोनों कहानियाँ थी, दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, वो बताती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, और क्या प्राप्त करना चाहती हैं ये दोनों कहानियाँ, अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, और दूसरा क्या है, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो जो यूरोप वाली है वो क्या पानी चाहती है, एक परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। तो सबसे पहले समझो एक वर्ड होता है इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है ना भ्रम, उसी से बना हुआ इल्यूजनिस्टिक मतलब भ्रमात्मक, भ्रम से भरा हुआ, और लाइकनेस का मतलब होता है रिजेंबलेंस, बिल्कुल हूबहू। तो एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो फिगर, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें एकदम लगे कि हूबहू वही चीज़ कॉपी कर दी गई है, और वो इतना भ्रम है उसमें कि आपकी आंखों को धोखा मिल जाता है, आप विश्वास नहीं कर पाते हो, आपको लगता नहीं है कि वो पेंटिंग सही है या रियल है, मतलब रियल है या फिर पेंटिंग है। तो दैट इज कॉल्ड इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, यानी कि ऐसी पेंटिंग जो आपकी आंखों को धोखा दे दे, भ्रम पैदा कर दे आपके अंदर, बिल्कुल हूबहू वो चीज़ उतार दी गई है। तो ये कहाँ पे है, ये चीज़ है यूरोप में। और जो एशिया है यानी कि जो चाइना है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है इसेंस, इसेंस मतलब सार, किस चीज़ का, आपके इनर लाइफ का, और क्या, आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा का। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, मतलब वो जो लैंडस्केप है वो कहाँ से निकली हुई है, वो कैसे बनी हुई है, तो आपकी आत्मा से, मतलब उस सोल से बनाई गई है। ठीक, चलो आगे देखो। इन द चाइनीज़ स्टोरी, ये जो चाइनीज़ कहानी है उसमें क्या है, द एम्परर कमीशंस, एम्परर जो है वो ऑर्डर करता है एक पेंटिंग को, एंड अप्रिशिएट्स, और अप्रिशिएट करता है इट्स आउटर अपीयरेंस, उसके आउटर अपीयरेंस को, जो भी वो देखता है ऊपर से उसको खूब अप्रिशिएट करता है कि कितनी अच्छी पेंटिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, द एम्परर कमीशंस, कमीशन करता है, ऑर्डर करता है। अब दोबारा एंड लगा के एक और वर्ब जोड़ी गई है, तो देखिए इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा गया है, इसको आप पास्ट में नहीं कर सकते, और यही एरर हो जाता है। कई बार आप लिखते टाइम क्या करते हो, यहाँ पे तो कमीशंस कर देते हो, यहाँ पे अप्रिशिएट लिख कर ही भूल जाते हो, जबकि इस अप्रिशिएट का भी सब्जेक्ट ये एम्परर ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी अप्रिशिएट्स होगा। क्लियर, आगे देखो। बट लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, तो चाइनीज़ स्टोरी में क्या होता है कि जो एम्परर होता है वो एक पेंटिंग का ऑर्डर करता है और उसके आउटर अपीयरेंस को अप्रिशिएट करता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो आर्टिस्ट होता है जिसने ये पेंटिंग बनाई है वो रिवील करता है, रिवील्स मतलब बताना, उजागर करना, टू हिम, उस एम्परर को, द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, कि उसने क्या बनाया, उसकी वास्तविकता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इसके अंदर आप यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ से इस पेंटिंग को देख सकते हैं। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरेटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड, जो एम्परर है हो सकता है कि उस टेरिटरी पे राज करे जिसको उसने क्या किया हो, जीता हो, कॉन्कर किया हो, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज, लेकिन केवल आर्टिस्ट ही जानता है द वे विद इन, कि उसके अंदर का रास्ता क्या है, उसके अंदर का सीन क्या है। लेट मी शो द वे, द डाव, ये जो डाव वर्ड है इसका मतलब ही होता है रास्ता, तो लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, और वो शब्द क्या है, डाव। ये डाव पे देखिए एक सिंगल इनवर्टेड कॉमा के साथ लगा के बोला गया है। अ वर्ड, एक शब्द, डेट मीन्स, जिसका मतलब होता है बोथ द पाथ और द मेथड, पाथ या मेथड, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स, और जो रहस्यमयी जो भी उसमें और भी बातें हैं, वर्क्स हैं, ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की, संसार की, इस पूरे यूनिवर्स की। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग तो चली गई है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने गोल को प्राप्त कर लिया। उसका गोल यही था कि उसने वो जो लैंडस्केप बनाया था, जो वुड हाउसी ने बनाया था, उसको डिफरेंट तरीके से लोग देखें
और उसने फिर जो अपनी इमेजिनेशन से जिस तरह से उसने बताया कि ये केव है और केव में दरवाज़ा है और फिर वो केव खुला और वो उसमें चला गया और उसमें गायब हो गया, तो यही उसका गोल था बस। ये उसकी इमेजिनेशन पावर से जिस तरह से उसने उसमें प्रवेश किया, यही उसका टारगेट था। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, किसी भी जो मटेरियल जो भौतिक तौर पे अपीयरेंस है उससे कहीं ज़्यादा परे। देखिए ये कहानी सही है गलत है, मतलब ये मिथ है क्या है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप देखिए इसमें जो इनका प्राचीन इतिहास रहा है पेंटिंग का, वो कितना स्ट्रांग रहा है, कितना उनकी जो मेंटल पावर है वो कितनी स्ट्रांग रही है कि इस तरह की कहानियाँ जो है वो भरी पड़ी हैं इनके इतिहास में। ठीक है। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। कोई भी अगर क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंडस्केप है, तो उसका मतलब नहीं है कि आप एक्चुअल व्यू ही रिप्रेजेंट कर दो। आप गए, एक सीनरी देखा आपने, सूरज निकल रहा है, पहाड़ है, नदियाँ बह रही हैं, है ना, लोग उस पर चल रहे हैं, आपने वही चीज़ पेंटिंग में उतार दी। जैसा हम पेंटिंग करते हैं कई बार, अगर हमसे कहा जाए कि एक सीनरी बनाओ, तो हम माउंटेन बना देंगे, 2-3 चिड़िया बना देंगे, कोई वहाँ से पानी लेकर जा रहा है, ये बना देंगे। ये मतलब नहीं होता है चाइनीज़ लैंडस्केप का। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है, मतलब फिगरेटिव मतलब एकदम प्रतीकात्मक, वैसा ही बना देना। तो वो जो पेंटिंग वेस्टर्न में वैसा जैसा होता है वैसा चाइनीज़ में नहीं होता है। वेयर एज, जबकि द यूरोपियन पेंटर, जो यूरोपियन पेंटर होते हैं वो वॉन्ट्स, वो चाहते हैं, यू कि आप, टू बोरो, आप ले लो, उनसे मांग लो उनकी आंखें, एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, ठीक उसी तरह जैसे वो देखता है। जो यूरोपियन पेंटर हैं वो ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल उस लैंडस्केप को वैसे ही देखो जैसे वो देखता है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल से, जैसा उसने देखा था, फ्रॉम एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, जैसा उस पेंटर ने देखा था, आप उसकी आंखें ले लो और उसी तरीके से उसको देखो। जबकि जो चाइनीज़ पेंटर है डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, वो एक सिंगल व्यू पॉइंट से नहीं देखता उस पेंटिंग को। अगर उसकी कोई भी पेंटिंग है तो आप उसमें डिफरेंट पॉइंट से जाकर ट्रेवल कर सकते हो, कहीं से भी आप कुछ, इतना उसमें स्पेस होगा कि आप कुछ भी देख कर इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, यहाँ पे तो ये भी बन सकता है, ये चीज़। अभी आप जैसे चैप्टर खत्म होगा तो आप पूरा जो चाइनीज़ पेंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो समझ जाओगे। आगे देखो, हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, जो उसका लैंडस्केप होता है वो रियल वन नहीं होता, वो वास्तविक नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, वो आप किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकते हो। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वू डाउजी जब वहाँ पे गए पेंटिंग बनाने के लिए, तो पहले उनको किंग ने कहा कि आप जाओ वहाँ से घूम कर आओ, और घूम के कई हफ्ते बिताने के बाद जब वो आए तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ वो चीज़ें अपनी अंदर की आत्मा से फील करके उस चीज़ को वहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब वो जो किंग थे, जुएनजोंग, उनको क्या दिख रहा था, उनको सिंपल एक सीन दिख रहा था कि ये माउंटेन और ये। वू डाउजी ने रिवील किया कि देखिए आप इसमें यहाँ से एंटर कर सकते हो, और उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया कि ये केव है, और वहाँ से वो प्रवेश कर गए। तो ये जो चाइनीज़ लैंडस्केप होते हैं वो रियल वन नहीं होते हैं, आप उसमें कहीं से भी एंटर कर सकते हो, एंड देन ट्रेवल इन, आप उसमें ट्रेवल कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, जो आर्टिस्ट होता है वो क्रिएट करता है रास्ता आपकी आंखों के लिए कि आप ट्रेवल करो अप एंड डाउन, देन बैक अगेन, और वापस आ जाओ इन अ लीजरली मूवमेंट, एक बहुत ही रिलैक्स्ड मूवमेंट में। लीजरली मतलब फुर्सत के क्षण में, बिल्कुल आराम के साथ, एट ईज के साथ। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, लीजर आपका नाउन है। देखो ए आपका आर्टिकल हो गया, अगर ए आर्टिकल है, ध्यान से समझो, अगर ए आर्टिकल है तो इसके बाद नाउन चाहिए हमें, तो जो मूवमेंट है वो क्या है हमारा, ये नाउन है। तो कैसा मूवमेंट, लीजरली मूवमेंट, तो लीजरली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर हो गई ये बात। अब दूसरी चीज़, ये जो लीजर है ना, लीजर, ये हमारा नाउन है, और जब नाउन में एल वाई लगाते हो तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले इमीडिएट प्लस एल वाई मैंने क्या बताया था, एडवर्ब, तो इमीडिएट क्या है, एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब, लेकिन नाउन में एल वाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। एक और टर्म आया था आपका डिस्कवरिंग टू, जो चैप्टर था वहाँ पे, घोस्टली विंड, तो मैंने बताया था घोस्टली जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि घोस्ट जो है वो नाउन है, और नाउन प्लस एल वाई क्या बनाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। आगे देखो, दिस इज इवन मोर ट्रू, ये और भी ज़्यादा सही हो जाता है, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। तो ये जो अभी बताया गया कि चाइनीज़ लैंडस्केप जो है वो रियल वन नहीं होते, आप उसमें किसी पॉइंट से एंटर करो और ट्रैवल करो और फिर वापस आ जाओ एकदम लीजरली मूवमेंट में, ये बात
कहीं हद तक बहुत ज़्यादा सही हो जाती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू द मूव ऑन द अदर एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। अब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कैलेंडर देखे होंगे, तो जब आप कैलेंडर को पूरा फोल्ड कर लीजिए, मोड़ लीजिए, और जब आप कैलेंडर ओपन करते हो तो नीचे पहले कुछ लिखा होगा, एड्रेस वो दिखेगा। थोड़ा ऊपर कर दोगे, मतलब उसको खोलोगे, तो आपको जो जिस महीने का कैलेंडर होगा पता चलने लगेगा कि ये सितंबर में ये डेट है, ये डेट है। एक्चुअल में किस महीने का ही नहीं पता चलेगा, सिर्फ डेट दिखेगा और संडे मंडे किनारे दिखेगा। थोड़ा सा और ऊपर खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सितंबर का कैलेंडर है, उस पर सितंबर डेट लिखी हुई है। थोड़ा और ऊपर खोलोगे तो कोई किसी का फोटो या सीन कुछ बना होगा, वो दिखेगा। वही है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वाली पेंटिंग। उसमें क्या है कि आप उसी तरह से कैलेंडर में आप एक पेंटिंग समझ लीजिए, पूरी पेंटिंग भरी है, और उसको मतलब फोल्ड कर लीजिए, मोड़ लीजिए, और उसे अपने टेबल पे रखकर एक सेक्शन खोलिए। अब देखिए यहाँ से समझ में आएगा। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये कहीं हद तक ज़्यादा सही हो जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वाले केस में, इन विच जिसमें द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन, जब आप एक सेक्शन खोल दिए ऑफ द पेंटिंग का मतलब आपने एक सेक्शन खोला और मान लो आपको एक गांव दिखा, बिल्कुल बहुत प्राचीन गांव, एकदम से पुराने टाइम का गांव दिखा। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू अदर, फिर आपने एक सेक्शन और खोल दिया, उसको रोल करते हुए एक सेक्शन और खोला। आप देख रहे हो कि गांव से बदलकर थोड़ा सा और डेवलप वो विलेज हो चुका है। एड्स, वो जोड़ देता है अ डायमेंशन ऑफ टाइम, और यही डायमेंशन ऑफ टाइम है जिसमें वो जुड़ जाता है कि टाइम का, समय का जो आयाम है कैसे पलट गया, कैसे बदल गया। विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो अननोन है किसी भी और फॉर्म ऑफ पेंटिंग में, किसी और पेंटिंग में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वाली पेंटिंग में आपको चीज़ें दिख रही हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत होती है और भी क्या चीज़ की, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, व्यूअर के एक्टिव पार्टिसिपेशन की, कि आप बहुत उसमें इन्वॉल्व हो उस पेंटिंग में। हु डिसाइड्स, जो डिसाइड करता है एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, कि किस पेस से उस पेंटिंग में वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। जैसे आपने उसको एक सेक्शन खोला तो आपको एक गांव दिखा, फिर थोड़ा और सेक्शन खोला तो वो गांव बहुत डेवलप हो चुका है, फिर थोड़ा सा उस जो फोल्ड पार्ट था उसको आप समझ रहे हो ना, कि आप टेबल पे एक कैलेंडर को जो है फोल्ड करके रखे हुए हो और उसमें पेंटिंग पूरी बनी हुई है एक सेक्शन वाइज। फिर आपने थोड़ा खोला, तीसरा सेक्शन खोला, तो आप देख रहे हो वो गाँव जो है वो सिटी में बदल चुका है, एक डिस्ट्रिक्ट में बदल चुका है। फिर आपने उसको थोड़ा सा ओपन किया, अब देखो ये पेस बढ़ता जा रहा है, आप इन्वॉल्व होते जा रहे हो उस पेंटिंग में। अच्छा, अरे इसके बाद क्या हुआ, क्या ये इंडस्ट्रियलाइज तो नहीं हो गया, यहाँ पे कंपनियां तो नहीं खुल गई, इस तरह का कुछ। ठीक है। अब पार्टिसिपेशन, तो उसमें आपको एक पार्टिसिपेशन भी चाहिए, उसमें आप डायमेंशन ऑफ टाइम जुड़ जाएगा और आप ही डिसाइड करोगे कि आप किस पेस से आप उसमें ट्रेवल करना चाहते हो। तो एक पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, वो फिजिकल भी है और मेंटल भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज पेंटर कभी नहीं चाहते कि आप उनकी आंखें लेकर आओ। उन्होंने एक पेंटिंग बना दी, अब आप जिस पेस से चाहो उस पेस से उसमें ट्रेवल करो, आप जिस जगह से जाओ उस जगह से आप उसमें ट्रेवल करो। उदाहरण के तौर पे मैं बहुत ही एक फ़नी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मूवी है वेलकम, ठीक है, हम सब ने देखी होगी। उसमें मजनू भाई की एक पेंटिंग होती है। आप देखो उसमें जिस तरीके से आप इमेजिन कर पाओ, शायद घोड़े के ऊपर गधा बैठा होता है, ऐसी एक पेंटिंग होती है, वो बना रहे होते हैं। और वो पेंटिंग आपको दिख भी जाएगी बहुत बार, आपको मीम के तौर पे या कई बार मजाक के तौर पे आपको दिख जाएगी। तो उसमें आप कहीं से भी प्रवेश कर जाओ, कुछ उसी तरह का होता है चाइनीज़ पेंटिंग। ठीक है। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, मजनू भाई चाहते हैं कि आप उस पेंटिंग में अपने दिमाग से प्रवेश कीजिए। आप सोचिए कि ये क्या है, क्या ये घोड़ा मदद कर रहा है घास की, क्या ये घोड़ा घास को क्या ये घोड़ा गधे की मदद कर रहा है या उस गधे को उठा कर ले जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो चाइनीज़ पेंटर चाहते हैं कि आप उसमें अपने दिमाग से एंटर कीजिए। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, वो जो लैंडस्केप है वो इनर वन है, अंदर से, यही है लैंडस्केप ऑफ द सोल। और स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और उसमें इतना स्पेस है कि आप अपने माइंड से, अपने इमेजिनेशन पावर से सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, आगे देखो। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस किया जाता है, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई के तौर पे, जिसका शाब्दिक मतलब होता है, लिटरली का मतलब शाब्दिक मतलब होता है माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जिसको एक साथ यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है लैंडस्केप के तौर पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सेंसुई का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और सेंसुई का मतलब होता है चाइना में माउंटेन वाटर। अब ये दो टर्म आपको मिले, माउंटेन
और वाटर, इन दोनों को मिलाकर ही बनाया जाता है लैंडस्केप। ये चाइना की बात बोली जा रही है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, अब किसी इमेज में अगर ये माउंटेन और वाटर है, जिसको शेंसुई का कॉन्सेप्ट कहा जाएगा, तो दो एलिमेंट से कहीं ज़्यादा, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, किसी इमेज के दो एलिमेंट से कहीं ज़्यादा, दीज रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को, रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और जो रिफ्लेक्ट करता है जो डाओइस्ट व्यू है यूनिवर्स का उसको। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं माउंटेन और वाटर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लैंडस्केप को। अब ये जो दो एलिमेंट हैं किसी इमेज में, उससे कहीं ज़्यादा ये रिप्रेजेंट करते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को। अब ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स क्या हैं, ये अभी आगे पढ़ने पे पता चल जाएगा। और यही दाविस्ट का कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। दो चीज़ें जब एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हों तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर उन दोनों की क्वालिटी जो है वो इन्हांस कर देते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। द माउंटेन इज़ यांग, अब माउंटेन को क्या बोला जाता है, यांग। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये चाइना का कॉन्सेप्ट है, मतलब चाइनीज़ जो पेंटिंग है और जो चाइनीज़ कल्चर है उसमें है ये। द माउंटेन इज़ यांग रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, और वो किस तरफ चला जा रहा है, हेवन की तरफ। तो जो माउंटेन है वो यांग है और वर्टिकली ऊपर जा रहा है हेवन की तरफ, स्टेबल है, वार्म है और ड्राई है सन में। वाइल द वाटर इज इन, और जो पानी है, जो लैंडस्केप में माउंटेन और वाटर है, माउंटेन हमारा क्या है, वो यांग है, और जो वाटर है वो यिन है। हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, वो अर्थ पे रेस्ट कर रहा है, फ्लूइड है, थोड़ा सा मॉइस्ट है, थोड़ा वेट है, एंड कूल है। द इंटरेक्शन ऑफ इन, और जो इंटरेक्शन है इन का, द इंटरेक्शन ऑफ इन, जो इन का इंटरेक्शन है किसके साथ, एंग के साथ। द इंटरेक्शन ऑफ इन एंड इट्स काउंटर पार्ट एंग। अब इन को क्या बोला गया है, इनको बोला गया है रिसेप्टिव, ग्रहण करने वाला, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। तो इन जो है यानी कि जो अर्थ जो है वो एक रिसेप्टिव है और फेमिनिन एस्पेक्ट माना गया है यूनिवर्सल एनर्जी का, जबकि उसका जो काउंटर पार्ट, जो उसके साथ वाला यांग है यानी कि जो माउंटेन है, उसको एक्टिव और मैस्कुलिन माना गया है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज्म। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है इन और यांग का, और इन कौन है, इसको रिसेप्टिव माना गया है, फेमिनिन माना गया है, और जो इसका काउंटर पार्ट यांग है उसको क्या बोला गया है, एक्टिव और मैस्कुलिन। तो इस इन और यांग का जो इंटरेक्शन है वो ऑफ कोर्स एक फंडामेंटल नोशन है, एक मूलभूत धारणा है किसकी, डाओइज्म की। तो ये जो शेंसुई का कॉन्सेप्ट है जिसमें दो टर्म है माउंटेन और वाटर, और ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों टर्म इस किसी इमेज में दो एलिमेंट से कहीं ज़्यादा दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, पूरक हैं एक दूसरे के, जिसमें माउंटेन को यांग बोला गया है जो कि वर्टिकली ऊपर की तरफ चला जा रहा है हेवन में, और जो वाटर है उसको इन बोला गया है और वो नीचे की तरफ रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल। यांग को आप बोल सकते हो कि ये एक्टिव और मैस्कुलिन है, जबकि इन यानी कि जो वाटर है उसको फेमिनिन माना गया है और रिसेप्टिव माना गया है। और यही डाओइज्म का फंडामेंटल नोशन यानी कि मूलभूत धारणा है डाओइज्म का, उसका कॉन्सेप्ट है। अब क्या बात अक्सर ओवरलुक की जाती है, व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक इज़ एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है तीसरा एलिमेंट, द मिडिल वर्ड, जो बीच का शून्य है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे इनका इंटरेक्शन होता है। अब इन दो चीज़ों में, जो माउंटेन और वाटर का सीनरी बना दिया गया, इसके बीच में एक चीज़ है जहाँ पे लोग मिस कर देते हैं, ओवरलुक हो जाती है वो चीज़ें, और वो है इनका इंटरेक्शन जहाँ पे होता है। अगर आप इसको समझना है कि ये क्या बात बोली जा रही है तो इसको आप कंपेयर कीजिए। दिस कैन बी कंपेयर विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, जो प्राणायाम होता है जिसमें आप ब्रेद इन करते हो, फिर रिटेन करते हो, फिर ब्रेद आउट करते हो, यानी कि एक बार सांस अंदर की तरफ लेते हो, फिर थोड़े समय के लिए उस अपनी सांस को रोक लेते हो और फिर सांस को बाहर की तरफ निकाल देते हो। तो ये जो होता है इसके बीच में जो सस्पेंशन होता है, जो निलंबन होता है, यानी कि जो थोड़े समय के लिए आप अपनी सांस को रोक लेते हो, ऑफ ब्रेथ इज़ द वॉइड, वही वो वॉइड है, वही वो शून्य है, वही वो खाली स्थान है वेयर मेडिटेशन अकर्स। तो जब भी आप ऐसा करते हो, अगर प्राणायाम करते होगे तो सांस जब भी आप अंदर लेते हो और जितने टाइम के लिए आप रोकते हो ना, उसी टाइम पे आप एक्चुअल में मेडिटेशन करते हो। वही एक्चुअल टाइम होता है जिस टाइम आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो। आप कभी ऐसा करके देखो, है ना। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, द मिडिल वॉइड इज़ इसेंशियल, और यही मिडिल वॉइड जो है वो इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट,
कुछ भी इसके बिना नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। और इसी वजह से यही समझाया जा रहा है कि क्यों वो जो चाइनीज लैंडस्केप है उसमें खूब सारा अनपेंटेड स्पेस होता है वाइट, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है। जब वो वॉइड होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि माउंटेन और वाटर, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वहीं पे वो थर्ड एलिमेंट है, वही वो वॉइड है, वही वो शून्य है, जहाँ आपकी इमेजिनेशन क्या करती है, काम करती है। जहाँ जिस जिस स्पेस में, जिस अनवांटेड अनपेंटेड और वाइट स्पेस में आप प्रवेश कर जाते हो। इसको समझने के लिए आप किससे कंपेयर करो, प्राणायाम से, कि कैसे आप ब्रेथ इन करते हो फिर ब्रेथ आउट करते हो, और बीच में वो जो थोड़े टाइम का पॉज होता है वो क्या होता है, वही वो वॉइड होता है, वही शून्य होता है, जिसमें आप मैक्सिमम अपनी पावर को यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और यही वो एक जगह है, दिस इज ऑल्सो, ये वो भी है जहाँ जो मैन है वो पाता है एक फंडामेंटल रोल, एक जो मूलभूत रोल है वो पाता है। वो क्या है, इन दैट स्पेस, उस स्पेस में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ये जो हेवन है और ये जो अर्थ है इसके बीच एक स्पेस है, स्वर्ग और जो पृथ्वी है इसके बीच का जो स्पेस है, ही बिकम्स, वह हो जाता है द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन। कंडुइट मतलब चैनल, किसका चैनल, कम्युनिकेशन का। हेवन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है वो बन जाता है, मनुष्य जो है वो बन जाता है, ह्यूमन जो है, मैन जो है वो बन जाता है कंडुइट, चैनल कम्युनिकेशन का, बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का ये जो दोनों पोल्स है, क्या, हेवन और अर्थ। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी उपस्थिति एकदम मस्ट है, इसेंशियल है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, इवन इफ, यहाँ तक कि अगर केवल ये बात सजेस्ट भी की जाती है तब भी उसकी उपस्थिति इसेंशियल है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, कहीं दूर, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, की वो मतलब खोवा दिया जाए, और ऑप्रेस या उसको दबा दिया जाए, मतलब उसको कहीं ले जाकर लॉस्ट कर दिया जाए या ऑप्रेस कर दिया जाए, बाय द लॉफ्टी पीक्स, उन ऊंचे ऊंचे पीक्स के द्वारा, चोटियों के द्वारा। ही इज़, वो है, इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, द आई ऑफ द लैंडस्केप, लैंडस्केप की आँख। एक बार फिर से इस वाले पार्ट को समझिए। इन दैट स्पेस, ये जो हेवन और अर्थ के बीच का जो स्पेस है वह बन जाता है कॉन्डुइट, मतलब चैनल, किस चीज़ का, कम्युनिकेशन का, किसके बीच, बिटवीन बोथ पोल्स, ये जो दोनों पोल्स हैं, किसके, यूनिवर्स के। उसकी उपस्थिति इसेंशियल है, हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, इवन इफ, यहाँ तक कि ये बात केवल अगर सजेस्ट की जाती है तब भी, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, कहीं दूर इससे ज़्यादा कि वो खो जाए उसमें जाकर या उसको दबा दिया जाए, बाय द लॉफ्टी पीक्स। ही इज़, इन सब के बावजूद, ही इज़, वह है, किसके शब्दों में कॉमा करके एक एक्स्ट्रा बात बोली गई है, फ्रैंकोइस चैंग्स के शानदार एक्सप्रेशन में, ही इज़, वो है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, उस लैंडस्केप की आँख, क्योंकि वही अपनी उस आँख से उस लैंडस्केप को देखेगा, उसमें एंटर करेगा और उसमें अपनी इमेजिनेशन पावर से ट्रैवल करके वापस आ पाएगा। तो ये हमारा चैप्टर था लैंडस्केप ऑफ द सोल, ठीक है, बाय नतालिया ट्रोवरॉय। इसका एक पार्ट और अभी रह जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी आपके 11th के और दोस्त हों, बच्चे हों, जो भी हों आसपास वाले, उन तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।